गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज जा गई है पहाड़ की मस्त मस्त धूप और खड़े हैं हम तो दिख रहा है सूरज और चल रही बहुत तेज हवा भी है और खड़े हैं हम एक तिराहे में। और आज हम करेंगे एक नई जर्नी, नई सफ़र, नए लोगों के साथ में। तो ये खड़े हो गए हैं बाज़ार में और इंतज़ार कर रहे हैं गाड़ी का। तो सबको हेलो बोलें गुप्ता जी। ये पीछे हमारी तरफ चली गई रोड लक्ष्मण झूला ऋषिकेश के लिए, रोड जा रही है यहाँ से नजीबाद दिल्ली के लिए और ये चली है यहाँ से पौड़ी देवप्रयाग के लिए। और मौसम एकदम बहुत बढ़िया हो गया है, सूरज भी चमक रहा है, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है और मौसम बढ़िया है। गाड़ी अभी आई नहीं है, गाड़ी के वेट करते हैं। बहुत तेज़ी से गाड़ी भागती हुई आ रही है, हॉर्न बजाती हुई आ रही है और ये आ गई हमारी गाड़ी। गाड़ी में बैठते हैं और फिर हम चलेंगे जर्नी के लिए। आगे हमारे साथी लोग गाड़ी में बैठ के और हम बढ़ेंगे अब आगे की जर्नी के लिए। चलते पहुँचे हम नया नदी के किनारे। यहाँ पे है जो बिस्ट चौंद का ढाबा। हम लोग रुक गए हैं, थोड़ी देर नाश्ता करेंगे फिर हम बढ़ेंगे। पहुँच गए हम घूमते घामते नया नदी किनारे बने चौंद रेस्टोरेंट में। हम चारों साथी बैठ गए और ये पराठा देखो बम्पर साइज किंग साइज पराठा है। किंग साइज पराठा 4 आदमी के खा सकते हैं, एक ही में चारों निपटे पड़ जाएंगे हम। हमारा चौंद का ढाबा, ये रोड जा रही है पौड़ी की तरफ। और बैठ गए एक बार फिर से सफ़र के लिए। नाश्ता करने के बाद सब लोग रेडी हो गए हैं। चलते चलते पहुंच गए हम पौड़ी और श्रीनगर के बीच में एक जगह पे। और सामने हमारी पौड़ी जो कि है, सामने पौड़ी है गढ़वाल का मंडल मुख्यालय, कमिश्नर है उत्तराखंड में। और ये सामने पूरा का पूरा पौड़ी डिस्ट्रिक्ट और सामने दिख रहा है थोड़ा सा हिमालय। हिमालय की जितनी बड़ी रेंज पौड़ी से दिखती थी शायद कहीं और से दिखती है। अभी हम थोड़े नीचे आ गए इसलिए कम दिख रहा है, अदरवाइज बहुत बड़ी रेंज दिखती है हिमालय की। चौखंबा पर्वत दिखता है यहाँ से, जहाँ से निकलती है अलकनंदा और भागीरथी नदी। आज सजया है वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी महर। और हो गई हमारी एंट्री श्रीनगर। श्रीनगर के अंदर आ गए हम लोग मार्केट में टहलने के लिए। केदारनाथ जी की ओर जाने के लिए एकमात्र बड़ा स्टेशन जो श्रीनगर, और यहाँ से सब लोग कुछ आराम करते हैं, रुकते हैं, फिर जाते हैं बद्रीनाथ जी की ओर। और आज हमें श्रीनगर में श्रीनगर के अंदर का मार्केट। श्रीनगर का गोला बाजार।
सामने हमारा गोला, इसके नाम से गोला बाजार। पेंशन समागम रैली श्रीनगर में, ओल्ड पेंशन की बाहर रैली। जागो गुरु जी जागो बाबू जी जागो रे जागो, कर्मचारी अधिकारी सब लोगों तुम भी जागो, जागो रे जागो, जागो रे जागो, जागो रे जागो। नई कहानी तिरंगे के साथ बुनी जाएगी, एनपीएस को छोड़ ओपीएस की सुनी जाएगी। उत्तराखंडी आगे मिलकर बढ़ के लेंगे ओपीएस, बढ़ के लेंगे ओपीएस। मेरे पहाड़ के वीर लड़ाकों जागो रे जागो, ओपीएस की दीदी भूलो जागो रे जागो। धन्यवाद महाराज जी, हमारे बीच में हमारे जो बड़ी घोषणा की और जिस आंदोलन को सूत्रपात किया, आज उस आंदोलन का इसी रामलीला मैदान में हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पुरानी पेंशन लेके रहेंगे, पुरानी पेंशन लेके रहेंगे, एनपीएस को दफन करेंगे। बहुत सताया इसने, बहुत रुलाया इसने, बहुत सताया इसने, बहुत रुलाया इसने। छोड़ेंगे नहीं चाहे सर हो कलम, पुरानी पेंशन लेके रहेंगे। ऐसे हमारे परम आदरणीय विजय कुमार बंधु जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा करताल ध्वनि से विजय बंधु जी का अभिनंदन और स्वागत करने का कष्ट कीजिए। हमारे बीच हमारे पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई जीत मणि पैनोड़ जी उपस्थित हैं। अब आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। के साल में जो मुश्किलें आई इतनी कि आशा हो गई, जो संगठन उन्होंने बनाया था धीरे धीरे आज उसके फल आपके सामने बन रहे हैं और निकल रहे हैं। आज वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कृपया मंच से आगे जो हमारे विजय कुमार बंधु जी से जुड़ने के लिए विजय कुमार बंधु फेसबुक पर भी विजय हम पेंशन जो नई पेंशन व्यवस्था के 10 को जो हम झेल रहे हैं उस 10 से बहुत जल्द हमारा पार होने का काम करेंगे। बस ज्यादा न कहते हुए सारा समय राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी को समर्पित करते हुए बस यही मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बहाल करो, दोनों हाथ उठा के पुरानी पेंशन बहाल करो, एनएमओपीएस जिंदाबाद, बंधु जी संघर्ष करो। धन्यवाद साथियों। आज परम सम्मानित माननीय करण मेहरा जी और परम सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष भाई जीतमणि पैनोड़ जी और मेरे तमाम जनपदों से मेरे पदाधिकारी और मेरे क्रांतिकारी साथियों वाणी को विराम दे। थोड़ा कस के लिए माफी चाहूंगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री करण सिंह महाराज जी, उनके तमाम साथी यहाँ पर उपस्थित, हमारे नीरजपति त्रिपाठी जी, एक आदमी को घर घर जाकर जागृत करना पड़ रहा है। आज जहाँ अनपढ़ आदमी सक्रिय है, जहाँ हमारा पढ़ा लिखा समाज सक्रिय है, वही बड़ा दुख
विषय है कि हमारा पढ़ा लिखा समाज अपने हितों के लिए 1 घंटा 1 दिन देने को तैयार नहीं है। अभी 1 अक्टूबर को जहां दिल्ली के अंदर दुनिया के सबसे बड़ी रैली हुई, वही गढ़वाल मंडल की इस ऐतिहासिक धरती पर, जिसने यही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश को भी पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमंत नंदन भोगड़ा दिए, जिन्होंने सेना प्रमुख विपिन सिंह रावत दिए, वर्तमान सेना प्रमुख अनिल चौहान दिए, यह उन्हीं लोगों की धरती है। आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, किसी धरती पर हमारे लोग, पढ़े लिखे लोग इस लड़ाई को समझने की बजाय, इस लड़ाई की गंभीरता को समझने की बजाय इधर उधर डोल रहे हैं। मैं पूरा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्यों? आज हमारी मातृशक्तियां पढ़ लिख कर घरों के बाहर आ चुकी है, अपने कार्यालयों में अपना काम करती है। पहले के जमाने में मातृशक्ति घर पर रहा करती थी, खेत और खलियान का काम किया करती थी। लेकिन यदि आज जिस तरह से हमारा सामाजिक ताना बाना तार हो रहा है, जिस तरह से हमारा सामाजिक ताना बाना बिखर रहा है, जिस तरह से हमारी परिवार नाम की संस्थाएं संस्कारों से दूर होती जा रही है, सोचिए जब आप लोग वृद्ध हो जाएंगे, क्या आपकी बहू और बेटे आपके बिना पेंशन के आपका सम्मान दे सकेंगे? क्या आपको अपने साथ रख सकेंगे? जिस तरह से आए दिन वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ती जा रही है, आप लोग गंभीर होइए और इस विषय को सोचिए। और ये मत सोचिए कि फलाना व्यक्ति नहीं आया तो मैं नहीं आऊंगा, कि मेरा ठेका ले रखा है। इतनी छोटी बातें मत बोलिए। आप सब लोग जुड़िए, सब लोगों को लाइए। और ये पुरानी पेंशन जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड में बहाल हुई है, हिमाचल के लोगों ने बहाल करके दिखाई है, कर्नाटक के लोगों ने बहाल करके दिखाई है। हम लोग अपनी एकजुटता का परिचय देते हुए इस पुरानी पेंशन की लड़ाई को सफल आदरणीय विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में अवश्य जीतेंगे। और आने वाले चुनावों में हम वोट फॉर ओपीएस अभियान चलाएंगे के लिए कारण, लेकिन सत्ता में के उस प्रभाव में, दबाव में इस महत्वपूर्ण लाखों लाख घरों की मांगों को अनदेखा करता है। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, सोशल मीडिया के माध्यम से आप सब लोग इस मांग को लगातार शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स कीजिए। आप सब लोगों ने मेरी बात को सुना। यदि मेरी बात से किसी को कष्ट हुआ हो, मैं क्षमा चाहता हूं। ओपीएस नहीं मिलेगा भैया ऐसे। जब जिस देश का खा रहे हो, जिस देश में रह रहे हो, वंदे वंदे। धन्यवाद साथी। मेरे एक मित्र आदरणीय किशोर जोशी जी, ये सभी लोग मेरे पास आए थे और इन लोगों ने मुझे बताया कि क्या क्या परेशानियां हैं। मैंने आदरणीय राहुल गांधी जी से इसको डिस्कस किया और उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि विधानसभा में मैं पहला व्यक्ति बन सकूं जो पुरानी पेंशन बहाली के मामले को उठा सके। वो काला दिन था जिस दिन भारत के सीने में दो खंजर डाले गए। पहला, पुरानी पेंशन को 2004 के बाद बंद करने का जो फैसला लिया गया, और उसी सरकार में एक और फैसला लिया गया, जो चतुर्श्रेणी कर्मचारी हमारे हैं उन लोगों की नौकरियां समाप्त की गई, ठेका प्रथा शुरू किया गया। की जरूरत होती है जब उनके बच्चों की शादियां होनी होती है, बच्चे कोचिंग क्लासेस में जाने के लिए तैयार होते हैं, जिस समय उनको घर जाकर रिटायरमेंट के बाद अपना मकान बनाना होता है, जब स्वास्थ्य खराब होने लगता है, अस्पताल और डॉक्टरों की और दवाइयों की जरूरत पड़ती है, उस समय के लिए इन्होंने हमारे को कोरे हाथ घर भेजने का इंतजाम किया है। और ये लड़ाई लगातार चलनी चाहिए। अभी यहाँ पर बात आ रही थी कि दिल्ली की आपकी महारैली को मीडिया ने नहीं दिखाया। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, हमको कहीं ना कहीं मीडिया के पक्ष को समझना होगा। वो मीडिया का कर्मचारी डरा हुआ है गौरी लंकेश जैसे मामलों से। वो मीडिया का कर्मचारी डरा हुआ है जिस तरीके से अभिसार शर्मा से लेकर प्रसून वाजपेयी तक सारे बड़े पत्रकारों की नौकरियां खाली हैं इन लोगों ने। तो उनके लिए हमको इतना ही कहना है कि आप सबके पास एक एक मोबाइल फोन है, इसका इस्तेमाल कीजिए। जब देश बंधु जी कोई चीज भेजे उसको आप फॉरवर्ड करने का काम कर दीजिए, लाइक करिए, लाखों करोड़ों लोगों तक आपके मैसेज चले जाएंगे और सरकार डरेगी। मैं नेता होने के नाते एक बात आपसे जरूर कहना चाहता हूँ। अभी देश बंधु जी कह रहे थे मैं एक साधारण शिक्षक हूँ,
लेकिन आप में बहुत क्षमता है सर। चाणक्य भी शिक्षक ही थे और उन्होंने पूरे माहौल को, पूरी हिस्ट्री को बदलने का काम किया की थी। एक ने भी फोन करके ये नहीं पूछा करण भाई कोई मदद की आवश्यकता है। ये चुनाव है और उस चुनाव में अगर आप भारतीय जनता पार्टी को हराते उस समय अगर आप चूक गए आपसे कोई नहीं डरेगा। ये करण मेहरा को भी भय लगना चाहिए, ये नेता को भय लगना चाहिए पुरानी पेंशन बहाली के मंच पर आने का। मैंने साहस इसलिए किया क्योंकि मैं लगातार सदन में आपकी लड़ाई लड़ते रहा हूं, इसलिए मैंने अपना परिवार समझ के यहां आने का काम किया। लेकिन जो नेता विरोध करते हैं वो पुरानी पेंशन बहाली का, जो अट्ठास करते हैं पुरानी पेंशन बहाली का मजाक उड़ाते हैं, उनको डर लगना चाहिए कर्मचारियों के बीच में आने में कि कई कर्मचारी हमसे प्रश्न ना पूछ ले। लेकिन उस लेफ्ट हैंड ऊपर करेंगे सब लोग। अभी हाथ तालियां बज रही, एक ही हाथ, एक उंगली हाथ में रखेंगे, उससे बजाय ताली एक उंगली से, अब 2 उंगली, अब 3, अब 4, अब 5। ये संकेत है, ये मैं जो बाहर घूम रहे उनके लिए संकेत दे रहा हूं। अगर अकेले अकेले लड़ोगे कोई सुनेगा नहीं। जिस दिन आप 5 मुट्ठी एक हो जाओगे, 5 उंगलियां मिलाकर, कोई सरकार हो, कोई नेता हो, सब आपकी बात सुनने के लिए मजबूर हो जाएंगे। लेकिन फिर भी एक बात कहूंगा कि नेता बहुत बदमाश, बहुत झूठे और लोगों को बरगलाने वाले होते हैं। लेकिन आप लोग को एक ही बात कहना चाहता हूं। एक ही बात कहना चाहता हूं। मैंने अभी नेताओं की आपके सामने बायोग्राफी रखी। नेताओं को डराने का एक ही तरीका है जो आपके संविधान ने दिया है। आपकी चर्चाओं में जब बुराई होनी शुरू हो, सामान खरीदने बाजार जाए तो आप शिकायत करें कि ये गलत हो रहा है, क्यों हो रहा है। आप जब नेताओं की बुराई करते हो और चुनाव में वोट का भय दिखाते हो तो हर नेता डरता, नहीं तो इनसे बड़ा मतलब बकैत कोई होता नहीं, डरते नहीं किसी से। ये क्यों? आओ मिलकर बैठे हम, खुलकर ये विमर्श करें, अलग अलग अलाप से बचे, मिलकर अब संघर्ष करें। ओपीएस है हक हमारा, ओपीएस है हक हमारा। अब सिर्फ इस पर बात करें, तू भी घायल मैं भी घायल, चलो जंग अब साथ लड़े। अपने घर में दिए बालकर, अपने घर में दिए बालकर घर हमारा जला रहे हैं। अपने घर में दिए बालकर घर हमारा जला रहे हैं। हमारे घर में मातम पसरा और अपने घर सजा रहे हैं। बुढ़े अपंग बना रहे हैं, खुद तो पेंशन ले रहे हैं और हमको टेंशन दे रहे हैं। मौका दे दो फिर से हमको, माला माल कर जाएंगे। ओपीएस की बात करो तो सब कंगाल हो जाएंगे, सब कंगाल हो जाएंगे। सरकारी है गाड़ी घोड़ा। गौर से सुनना भाइयों, ये उन मंत्रियों के लिए है जो हमारा विरोध करते हैं। सरकारी है गाड़ी घोड़ा, सरकारी उड़ान है, खाना भी सरकारी तेरा, खाना भी सरकारी तेरा, सरकारी जलपान है, सरकारी बिस्तर है तेरा, सरकारी मकान है, सरकारी बिस्तर है तेरा, सरकारी मकान है। क्या कर लेगा कोई बंदा, सुरक्षा में हमारा एनपीएस का जवान है। खा रहे गौर से सुनना, फ्री फंड का खा रहे हैं, नसीहत हमें दे रहे हैं। फ्री फंड का खा रहे हैं, नसीहत हमें दे रहे हैं, खुद तो 4-4 ले रहे हैं, खुद
तो 4-4 ले रहे हैं और हमको टेंशन दे रहे हैं। ये संघर्ष विमर्श करे, अलग अलग अलाप से बचे, मिलकर अब संघर्ष करे। ओपी हंसे हक हमारा, अब सिर्फ इस पर बात करे। तू भी घायल, मैं भी घायल, चलो जंग अब साथ लड़े, चलो जंग अब साथ लड़े। और इसी शब्दों के साथ चलते रहो और चलते चलते आप सबको चला के दिखा दिया है। आप याद करिए उस समय जब आप 1 अक्टूबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में थे। आज दूसरा रामलीला मैदान आपके यहाँ का है। कितनी भीड़ थी कि रामलीला मैदान से लेकर और रेलवे स्टेशन तक पानी की बोतलें नहीं मिली थी साथियों। उस विजय कुमार बंधु जी ने ना घर को देखा, ना परिवार को देखा, ना अपने समाज को देखा, ना कुछ देखा। सिर्फ एक बात देखी, उन्होंने अपना आदर्श माना विवेकानंद जी को। उनकी इस पंक्ति को याद किया, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान्य बोधक। उठो, जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो। और लक्ष्य क्या है साथियों? पुरानी पेंशन। ये कैसी अत्याचारी जिसे सह न सके कर्मचारी, कोई मेरा दोष बताए, क्यों पेंशन तूने मारी, क्यों पेंशन तूने मारी। जिस पेंशन से जग हंसता, सारा जहां चमकता, उस पेंशन का हक मारा, इसमें क्या दोष हमारा। ये कैसी अत्याचारी जिसे सह न सके कर्मचारी, कोई मेरा दोष बताए, क्यों पेंशन तूने मारी, क्यों पेंशन तूने मारी। विजय कुमार बंधु जिंदाबाद, विजय कुमार बंधु जिंदाबाद, विजय कुमार बंधु जिंदाबाद। बंधु जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत ही सम्मान के साथ जान लीजिए आज। और अगर आप जान लेंगे तो आज आपको रात में नींद नहीं आएगी। मैं बता रहा हूं आपको, थोड़ी बात को समझिए। थोड़ा सा सब लोग पीछे रहिए, बात शुरू की जाए। आप लोग भी थोड़ा सा पीछे रहिए, आप चिंता न करिए। इनको थोड़ा लेने दीजिए, जो लेने वाले हैं वो कहीं आराम कर रहे हैं, इनको लेने दीजिए। 10 मिनट बात चलेगी, 10 मिनट हम बात करें। हिंदुस्तान के कोने कोने में विजय बंधु पागलों की तरह भाग रहा है, और आपके साथ बुढ़ापे में क्या होगा ये जानना जरूरी है। तैयार है जो साथी बातचीत कर रहे हैं? क्योंकि जानते हैं आपको, आपसे मिलने हम कहां से आए हैं, यहां से कितनी दूर है, और जहां से रहता हूं वहां लखनऊ से नहीं आया हूं, किसी और राज्य में था। ये पैनूनी साहब जबरदस्ती हमको यहां बुला लिए। मैं सच बताऊं आपको, दिल की बात बताऊं, मैं आना नहीं चाह रहा था, क्योंकि पता लगा था कि धूप में लोग उत्तराखंड वाले कुमला जाते हैं, तो हमने कहा क्या बात करें फिर। लेकिन ये अध्यक्ष जी आपके हैं, जबरदस्ती इन्होंने बुलाया कि नहीं आना ही आना है। देखिए हमारे और सरकार के बीच में लफड़ा यही है, समझिए बात को। वो हम कह रहे पुरानी, वो कह रहे नहीं। कहने यार तो पुरानी की बात क्यों कर रहे हो, दुनिया आगे बढ़ रही, दुनिया नहीं चाह रही है, और आप पुरानी पुरानी चिल्ला रहे हो। वो कह रहे घर कौन सा चाहिए, नया। मोबाइल कौन चाहिए, नया। गाड़ी कौन चाहिए, नया। कपड़ा कौन चाहिए, नया। तो पेंशन भी नया लो, उनका भी तर्क अपने हिसाब से सही है ना। लेकिन हमारा क्या तर्क है, नया 9 दिन, पुराना हमारा भी तर्क है। ना 9 लुहार की, ना 1 सुनार की, है ना। ये लड़ाई चल रही है, रस्साकसी चल रही है। तो कितने लोगों को नई पेंशन चाहिए? अभी कुछ लोग धोखे में उठाएंगे ये हम टेस्टिंग लेते हैं कि वो यही है कि नहीं है। चाहिए हमारी सभा में होशो हवास में बैठिएगा। मैं उत्तराखंड के बारे में अच्छी तरीके जानता हूं, इसीलिए मैं अपनी बात शाम होने के पहले पूरी कर लूंगा।
को चाहिए क्या चाहिए? नहीं गला चिल्ला के बोलो तो आप बोलो क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? आज के भी कानूनी मामला जाएगा। इस तपती धूप के अंदर लोगों ने अपने हक की आवाज उठाई है और धामी सरकार के पास भी जाएगी, क्योंकि एलआई को लोग यहाँ घूम रहे होंगे और मुझे वहां सूचना दिया जाएगा कि आज श्रीनगर के अंदर पुरानी पेंशन की हुंकार भरी गई। ये एलआई को लोग बताएंगे। ये लड़ाई हम क्यों जीतेंगे? ये लड़ाई हमारी 100% जीत होगी, क्योंकि एलआई वाला भी रिपोर्ट जब देता है तो आपकी संख्या 2 गुना बताता है। हमने कहा क्यों झूठ बोलते हो? उसने कहा हमने कहा क्यों झूठ बोलते हो? कह रहा सर 2011 का हूं, मुझे भी पेंशन चाहिए। और संकेत दे रहा हूं आप पुरानी पेंशन बहाल कर दीजिएगा, नहीं तो मैं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा कोफ्त ना होने पाए, नहीं किसी हिंदुस्तान में अगली कोई क्रांति होगी, अगला कोई विद्रोह होगा तो पेंशन का विद्रोह होगा। इनकी वर्दी का सवाल है, ये आपके साथ मंच पर नहीं आ सकते, लेकिन मैं आपको दिल से बता रहा हूं, अंदर वहां सभा में खड़े खड़े कहते हैं आज पहली बार कोई मेरी बात कर रहा है, पहली बार कोई बात कह रहा है। किसी सभा में जाते हैं तो उनको टेंशन होती है कितनी जल्दी सभा खत्म हो और हम अपने घरों पर जाएं, लेकिन आपकी सभा में पुलिस वाले कहते हैं बात तो यार मतलब की हो रही है और होनी चाहिए। कर आप भी नारा देना और जहां समस्या देखना, जहां पुलिस देखना, एक ही बात कहना, अपनी बात भूल जाना, पुलिस वालों की पेंशन बहाल होनी चाहिए। उसकी भी लाठी उठेगी, एक बार उसका जमीर कहेगा ये बात तो सच कह रहा है, उसकी लाठी नीचे गिरेगी। ये मैं बात बता रहा हूं आपको। और इसीलिए एक नारा है, ये अंदर की बात है पुलिस हमारे, ये अंदर की बात है। देखो भाई सब मुस्कुरा रहे हैं। बकरीद अपने घरों में अपने परिवार के साथ मनाते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आप ड्यूटी में जब से आए क्या कोई होली दिवाली अपने घर में मना पाए? नहीं मना पाए। होली दिवाली में आपकी ड्यूटी अधिक लग जाती है। हम ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं, बुढ़ापे में अपने परिवार के साथ, पुरानी पेंशन के साथ, अपने परिवार के साथ होली और दिवाली मनाएं। इसलिए इस लड़ाई को हम जीतेंगे, क्योंकि हमारे साथ जितनी शासन सरकार की व्यवस्था सब है। अभी मैं आ रहा था, एयरपोर्ट पर मुझे मिले अर्धसैनिक बल, वो जानते हैं एयरपोर्ट पर जब कभी गए होंगे तो हम दोनों हाथ ऐसे खड़ा करा देते हैं, मैं भी ऐसे खड़ा, वो सामने पता नहीं कौन सी मशीन लेकर के अपना चेक कर रहे थे, मैं ऐसे हाथ किया था, वो चेक कर रहे थे, चेक यार उधर कर रहे थे, लेकिन मेरे चेहरे को पढ़ रहे थे। और जब चेक करते चढ़ते कैंसर आप पेंशन वाले बंधु जी, हम कहे हाँ। तो जानते हैं वो मशीन किनारे रखे और खड़े हुए और सलूट किए और उनका कष्ट सुनिए। कहा सर मैं गोली तो चला सकता हूं लेकिन बोल नहीं सकता हूं। मैं सलूट करता इसलिए हूं कि आप मेरी आवाज बने हो, उम्मीद जगी है हमें भी पेंशन मिलेगी। और उत्तराखंड ये तो सैनिक की भूमि है, ये तो सैनिकों की भूमि है। हर घर में हमारा साथी बॉर्डर पर जाता है लड़ने के लिए, देश सेवा के लिए। ये उत्तराखंड के हर घर की कहानी है। क्या सैनिकों को पेंशन नहीं मिलनी चाहिए? इस देश के सैनिकों को पेंशन, उसका एक पार्ट है अर्धसैनिक बल। अर्धसैनिक बलों को पेंशन खत्म कर दी गई है। क्या यह राष्ट्रवाद है? मैं पूछना चाहता हूं आपसे भी और सरकार से, अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन न देना ये कौन सा राष्ट्रवाद है? खंड का, हमारे चमोली का, श्रीनगर और पौड़ी का, हमारे गरीब किसान का बेटा सरहद पर देश के लिए जान देगा और उसको पेंशन नहीं मिलेगी। ये छद्म राष्ट्रवाद है। हमें 2 दिन बाद पेंशन देना,
मैं स्वीकार कर लूंगा, लेकिन इस देश के अर्धसैनिक बलों को तत्काल पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। हमारे अध्यक्ष जी जीतमणि पहलवानी जी, इनके संघर्ष को और इनके संगठनकर्ता के नाते मैं इनका बहुत आदर और सम्मान करता हूं। इन्होंने बहुत शानदार काम किया। राकेश त्यागी साहब, जोशी साहब, महासचिव जी हमारे बीच में भी आए हैं, और अगर किसी आंदोलन को सचिवालय का समर्थन मिल जाए तो आधी लड़ाई तो वैसे ही। बूढ़े माँ बाप की दवाई है, जोर से बोलिए, हमारे बूढ़े माँ बाप की दवाई है, हमारे बच्चे की पढ़ाई है, हमारे बच्चे की पढ़ाई है, हमारे बहन की राखी बंधवाई है, ये है पेंशन। ये इसके लिए लड़ रहे हैं। एनपीएस में 800, 1200, 1100, 2200, ये कोई पेंशन है? इससे ज्यादा तो वृद्धाश्रम वाला पेंशन आता है। सही है नहीं सही है? वृद्धाश्रम की जो पेंशन, और मजे की बात है, आप वृद्ध होने के बाद वो पेंशन नहीं ले सकते क्योंकि आप सरकारी कर्मचारी हैं, और आप सरकारी नहीं हो क्योंकि एनपीएस है। मतलब न इधर न उधर। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसकी ताकत समझो। यहाँ कोई 4th क्लास का व्यक्ति है, 4th क्लास का, जो 4th क्लास में नौकरी करता हो, कोई एक साथी हमारे बीच में हो, भाई आवाज नहीं करिए, 4th क्लास का कोई व्यक्ति है अरे भाई आपका सम्मान की बात कर रहा हूं, कोई अपमान की बात नहीं कर रहा। कोई है साथी यहाँ? एक उदाहरण देना था इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कोई साथी 4th क्लास में चपरासी के पोस्ट पर किसी विभाग में हो, उसको मैं बुलाना चाह रहा हूँ अगर मेरे बीच में हो। इसमें शर्म की बात भोगी होता है। सबसे ज्यादा पेंशन की जरूरत, उसका पे स्केल क्या होगा? 1900 रुपए। वेतन कितना बनता होगा? 30,000, 35,000, ऐसे ही ना। देखिए मैं झूठ नहीं बोलता क्योंकि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं। आप मनोज अवस्थी के लिए नहीं आए हो, आप कीर्ति के लिए नहीं आए हो, आप पवार के लिए नहीं आए हो, आप किसके लिए आए हो? आपकी लड़ाई है, कोई एहसान नहीं कर रहे। ये लड़ाई आपकी है, आपको ही लड़ना पड़ेगा। मैं गणित समझा रहा हूं, क्या मिलेगा आपको? 30,000 वाला आदमी 60,000 पहुंचा, रिटायर हो गया, पुरानी पेंशन में आएगा। पुरानी पेंशन का क्या नियम है? अगर 60,000 उसकी वेतन लास्ट का है तो लगभग कितना मिलेगा? 30,000 उसको महीने की पेंशन मिलेगी, पुरानी पेंशन मिलेगी। अब अगर मान लीजिए वो 60 साल तक 20 साल नौकरी किया तो लगभग उसकी पेंशन 20 साल हो दिया तो 30,000 के हिसाब से 20 साल का कितना हो गया? 1 साल का कितना हुआ? 1 महीने की 30,000 तो साल भर का 3,60,000। और उसके बाद कम से कम उसको ग्रेजुटी मिलेगी। और अगर 3,60,000 मान लें और 20 साल जीता है तो कितना हुआ? 70-80 लाख के आसपास, मोटा मोटा। अब मान लो 80 लाख रुपए उसको मिला 20 साल में एज ए पेंशन, और उसकी ग्रेजुटी अलग मिलेगी। 20,000 लाख और 1 करोड़ का मामला है। कितने का मामला है? उत्तराखंड वाले ज्यादा धनी लोग हैं क्या? 1 करोड़ इन पर असर नहीं कर? ज्यादा संपन्न लोग हैं क्या? और जो उसके डबल वेतनमान पे हैं, कितने की लड़ाई है? कितने की? मेरी बहन बैठी है, मेरी बहन है या कोई भी। आप मैडम आ जाइए, एकदम सच्ची पूछेंगे और सच्ची बताइएगा। 1 मिनट आना। अभी मैं बताता हूँ 1 करोड़ कितनी बड़ी चीज है, आपको समझ नहीं आ रहा। 1 करोड़ की लड़ाई है या नहीं है? है या नहीं है? अब आप नाराज नहीं होइएगा। नहीं, हमारी एयरपोर्ट बेचारी लेने गए थे, कहेंगे हम ही लेने गए, हमारे ये अपमान कर रहे हैं। एक उदाहरण दे रहे हैं, सच्ची बोलिएगा। 1 करोड़ की लड़ाई इधर है। सोचिए, सब्जी लेने जाती है, सब्जी वाले से आप कहती हैं, क्या कहती हैं? टमाटर 30 रुपए में कहता है तो आप कहते हैं नहीं वो तो 25 में दे रहा। सफेद झूठ। लेकिन हम कहते हैं, किसने कहते हैं कि 25 में दे दे, 5 रुपए मेरा बच जाएगा। मतलब उस गरीब आदमी से 5 रुपए के लिए झूठ बोलते हैं, और उसके बाद भी बात समझिए, सब्जी वाले से झूठ बोल के 5 रुपए बचा रहे हैं।
हम रिक्शे पे बैठते हैं, आप भी बैठते हैं, रिक्शे बैठते हैं, वो कहते हैं वहां से वहां चलने का 50 रुपए है, तो आप कहते नहीं नहीं नहीं, मैं तो रोज आती जाती हूँ, 40 रुपए ले लो। 10 रुपए के लिए हम रिक्शे वाले, गरीब रिक्शे वाले से लड़ते हैं, लड़ते नहीं लड़ते? हम 5 रुपए के लिए सब्जी वाले से लड़ सकते हैं, 10 रुपए के लिए रिक्शे वाले से लड़ सकते हैं। अरे मित्रों, 1 करोड़ की लड़ाई है, सरकार से लड़ूंगा। आपका 1 करोड़ का नुकसान है, आपका 2 करोड़ का नुकसान है, आप किसी में एहसान न करना, जहां NMOPS पुकारे वहां खड़े होना, क्योंकि आपके बुढ़ापे की लाठी का सवाल है। कितने लोग दिल्ली के रामलीला मैदान में थे? अरे वाह वाह भाई वाह, यहां से चले गए दिल्ली, चले गए। अच्छा सच बताइए, दिल्ली में क्या नजारा था? नहीं कर सकते बिना किराए के, बिना किराए के। हम नहीं बोल रहे हैं, अब जाके देखना, 2 दिन बाद एक पेपर है अंग्रेजी का, टाइम्स नाउ, उसमें मेरा इंटरव्यू छपा है। उस टाइम्स नाउ ने लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं, दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 अक्टूबर को 2.2 मिलियन लोग दिल्ली में थे। संघर्ष जीवन में चला गया। वो कह रहे हैं भारत नहीं, पूरी दुनिया के ट्रेड यूनियन के इतिहास में दुनिया की सबसे विशालतम प्रदर्शन था 1 अक्टूबर। मैं आपको बधाई, अक्टूबर के बाद पहला धन्यवाद मैं आपको देने आया हूं। पहला कार्यक्रम है, पहला कार्यक्रम है, पहला कार्यक्रम। तो आप अपनी ताकत को समझें, अपनी हैसियत को समझें, अपने उस हक को समझें, तो लड़ाई हम आगे बढ़ाएं। अब आपको मैं बताऊं रणनीति, बहुत लोग कहते हैं पता नहीं होगा कि नहीं होगा। अभी किसी को शक है क्या? अब किसी को शक है? पहले लोग कहते थे, करण साहब पहले जो मैं निकला था 4 लोगों को लेकर इस आंदोलन को, लोग कहते थे ये नहीं हो सकता, पुरानी पेंशन इस देश में बहाल नहीं हो सकती। मैं थोड़ा दूसरे आदमी का हूं, दूसरी सोच कर रखता हूं। मेरी एक फार्मूला है, सोचो हटके, करो डटके। हमने कहा जिसको दुनिया कह रही नहीं होगा, उसी को करके दिखाने का नाम विजय कुमार बंधु होना चाहिए। और सच है, मैं विधायक के द्वार जाता था, 4 घंटे इंतजार करवाते थे। हम जाते थे अपनी बात कहने, तो नेताओं से वो सुनते नहीं थे। आज मुझे खुशी है, हर मंच पर कोई खुशियन समर्थन में है, कोई दुखियन टेंशन में है। मुझे खुशी राजस्थान से, मैं डायरेक्ट आपके यहाँ राजस्थान से आया, राजस्थान के मुख्यमंत्री से मिला। उन्होंने 2 बातें बहुत शानदार कही, मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी जहां से मैं आपके पास आया, गहलोत साहब को मैं धन्यवाद देता हूं, सलूट देता हूं। हिंदुस्तान का पहला मुख्यमंत्री जिन्होंने पुरानी पेंशन बहाल करने का काम किया, मैं उन्हें सलूट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। मैं जब पहुंचा उनके कमरे में मिलने के लिए, तो जानते हैं मैडम रुक जाइए, नाम कट जाएगा फिर बाद में बेवजह पैनूरी। इस NMOPS में आप हो, गर्व करो। मैंने जब इस आंदोलन में चला, दुनिया कहती थी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मैं उनके कमरे में एंट्री किया, वर्तमान मुख्यमंत्री गहलोत साहब जानते क्या बोले मिलते वहां? OPS जिंदाबाद, OPS जिंदाबाद, 2 बार बोले। अरे एक मुख्यमंत्री जिसको लोग सुनना नहीं चाहते थे, एक मुख्यमंत्री निवर्तमान कह रहा है OPS आपके संगठन और आपके आंदोलन की जीत है। और एक बात और कही जिसको मैं शेयर करना चाहता हूं, उन्होंने कहा हमारी लड़ाई बहुत टफ है, हम राजस्थान में बिल्कुल हम एकदम फाइट टू फाइट कर रहे हैं, नेट टू नेट लड़ाई चल रही है। लेकिन मुझे एक बात जो कहने जा रहा हूं, लेकिन उन्होंने कहा एक करिश्मा हमने ऐसे राजस्थान में किया है, वो करिश्मा हमें दोबारा सत्ता में लेने जा रहा है, और वो काम करेगा शिक्षक और कर्मचारी। हम उसकी बात करेंगे। और आपको कह रहा हूं, आपके भी रिश्तेदार नातेदार जो होंगे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम में, आप उन्हें फोन करिएगा,
कि मौसी, कि चाची, कि मामा, मेरे बुढ़ापे का सवाल है। एक बार मेरे कहने पर मेरे बुढ़ापे के लिए इधरी वोट देना है, कह देना, कह सकते हो। अब बहुत लोग कह रहे हैं मैं तो धारा, हमारी विचारधारा ओपीएस है, हमारा धर्म ओपीएस है, हमारी ड्यूटी ओपीएस है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? क्या मैं गलत कह रहा हूं? ध्यान रखना, ही बगल में हिमाचल है। 1770 रुपए पाने वाले चिंता राम चिंता में डूब गए थे। धन्यवाद सुखू साहब को, ओपीएस ला के 36,850 रुपए। 1770 वाली सरकार या 36,000 वाली सरकार चाहिए, ये तय करो आप। बोलो कौन संकेत दे रहा हूं। और गहलोत साहब एक बड़ा काम करने जाए जिसको आप समझ लो, जो हमारी पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी चिंतित है कि राज्यों में पेंशन बहाल हुई, अगर पार्टी बदल गई तो हमारी पेंशन फिर चली जाएगी। और सच भी, अगर राजस्थान में पुनः भारतीय जनता पार्टी आ गई तो पहला काम जानते क्या करेगी? पता है? पहला काम एनपीएस लागू, पहला काम करेगी। लेकिन गहलोत साहब की सोच को मैं दाद देता हूं। उन्होंने कहा इस बार ला दो, मैं विधानसभा के अंदर ऐसा कानून बना दूंगा, चाहे जिसकी सरकार आएगी ओपीएस कभी नहीं खत्म होगी। नया सोच, ये कर्मचारी जिसको चाहेगा उसी को बनाएगा, बिगाड़ेगा। और 24 सामने है या नहीं है? राजस्थान संदेश क्या जाएगा? वो सरकार पलटती रहती है, कर्मचारी ने ठोक कर दोबारा ला दिया तो कहेगा जो शिक्षक कर्मचारी चाहेगा वही होगा। हमारे लिए किसान बिल हमने वापस लिया है, ऐसे ही एनपीएस व्यवस्था भी हम इन 5 राज्यों के निर्णय पर हमारा बुढ़ापा टिका है। और अगर ऐसा हो गया तो 24 की लड़ाई हमारी बहुत आसान हो जाएगी। आप उनकी क्या मदद कर सकते हैं? आप यहां से लिखो, राजस्थान के साथियों चूकना नहीं, जाति धर्म में बंटना नहीं, वोट फॉर ओपीएस के अभियान पर चलो। ये लिख कर सोशल मीडिया पर वायरल करो। आपके ऊपर निर्वाचन आयोग का कोई नियमावली लागू नहीं होती। मुकेश उजली साहब, आज भी और कितने के सवाल है? जब डगमगाए तो ध्यान रखना, जब डगमगाए तो याद रखना कि विजय बंधु आए थे, कितने की बात बताए थे? जाति धर्म आए तो याद रखना 1 करोड़ की धर्म, ठीक है ना? अब आपको बता रहा हूं, चाहो न चाहो, मुकेश साहब आप तो बड़े अफसर हैं, इंजीनियर हैं, आपको क्या पता जमीन का मामला? मैं बता रहा हूं, प्राइमरी का मास्टर जब अपनी स्कूल से निकलता है 2 बजे, तो जो पहाड़ी इलाके में गुमतियां होती हैं, जहां हमने एक दिन को चाय समोसा, अरे कौन सा खिलाया था वो पवन कोई है, तो हमारा प्राइमरी मास्टर 2 बजे 3 बजे निकलता है स्कूल से, तो किसी गुमती किसी मड़ही में चाय पीता है। और चाय पीते पीते अगर इसने कह दिया ये सरकार जा रही है, वो आ रही है, तो गांव में कहते हैं पढ़ा मिला मास्टर ने सही बात है। मैं यहाँ थोड़ा असहमत हूँ। आपकी नेता नगरी का है, आपका कार्यकर्ता झूठ बोल सकता है, मैं 20 ला के आ रहा हूँ, मेरा वाला सही बोलता है। क्योंकि झूठ बोलने वाली जमात नहीं है। सही है नहीं सही है? और उसका उदाहरण बता दूं, रामलीला का मैदान हुआ, हमने किसी किराया दिया, किसी को चाय पिलाया, किसी को बस दिया, किसी को छाता दिया, किसी को मैंने कुछ दिया। अरे लोग कहे विजय बंधु तुम संघर्ष करो, हम दिल्ली के रामलीला मैदान भरेंगे। मैं किसी पार्टी का पक्षकार नहीं हूं, मैं इसलिए समझा रहा हूं, ये नेता मोटी खाल के होते हैं, इनको एक ही चीज से डर लगता है, वोट, और इसीलिए हमने वोट फॉर ओपीएस चला दिया। 2 मार्च को रैली किया, 1 लाख लोग शिमला में, 27-28 लोगों का FIR, मेरा भी नाम था, मैं अकेला उत्तर प्रदेश से था। 27 लोग उत्तराखंड, अरे हिमाचल के। हमने दीवान से पूछा जब गया वहां जमानत के लिए, हमने कहा भाई मेरा नाम क्यों, मैं तो चीफ गेस्ट हूँ, माली यहाँ कार्यक्रम है तो मैं चीफ गेस्ट हूँ, कार्रवाई करना हो तो आयोजक को करिए, मुझे क्या लेना देना। तो दीवान ने कहा साहब 27 लोगों का नाम था,
मुख्यमंत्री जी के यहाँ से फोन आया, हिमाचल के ठंडी वादियों में विजय बंधु ओपीएस की गर्मी पैदा कर रहा है, इसका नाम जरूर डाल। मेरा नाम पड़ गया। मैं गया वहां थाने पर, आंड बांड भरना होता है, वहां भराया गया। भरा, मैंने दस्तखत किया। मैं थाने के अंदर मुलजिम था, लेकिन मित्रों बताना इस आंदोलन की ताकत, उस थाने में 56 लोग स्टाफ थे, 37 लोग उसमें एनपीएस के थे। सबके लोग थाना खाली करके बाहर आके मुझे गले में माला डाल रहे थे। पूरी है, मैं सीट पे बैठा था, आपका नाम लिखना नहीं चाहता था, लिख लिया। लेकिन मैं आपको माला इसलिए डालने वाला हूं क्योंकि मेरी भी बुढ़ापे की लड़ाई मुख्यमंत्री नहीं आप लड़ रहे हो। सिपाही ने खुशी खुशी जेब से निकाला और चुपके दे दिया सहयोग की भैया मैं ये कर सकता हूं, मैं करूंगा। यहाँ भी जो लोग खड़े हैं समझ सकते हैं सारा। अदा करता हूँ, सारे केस उन्होंने वापस लिए हैं तो थोड़ा लिहाज तो करेंगे। जो मैटर था, एक पेज फंसा था, उसमें बहुत सारे साथियों का मामला फंसा था। उन्होंने डिसीजन लिया, भले ही 1 अक्टूबर की डर से लिया, लेकिन मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, उनको बधाई देता हूँ। बहुत महत्वपूर्ण है। अब आपको करना क्या? आप आए, ताली बजाए, विजय बंधु ने अच्छा भाषण दिया और मुकेश रतूड़ी साहब और शांतनु साहब ने अच्छा काम किया, सब लोगों ने शानदार किया। अब आपको जाके करना क्या है? एक विषय उसको बता दूं, उसके बाद फिर वो मंत्र बताऊंगा, जिस मंत्र से 2024 के पहले पेंशन बहाल हो सकती है। जानना चाहेंगे सभी लोग की कुछ लोग? लेकिन एक जो सवाल वर्तमान में है, ये सरकारी संस्थाओं का निजीकरण कर रही है। हर विभाग, पद सब खत्म, सारा कुछ प्राइवेटेशन। और अभी किसी ने बहुत अच्छी कविता गाई, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छी कविता आपकी थी, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां से आते हैं। किसान मजदूर के बेटे हैं, हमारे पास एक ही ताकत है, शिक्षा, उसके बाद नौकरी। सही है? अगर शिक्षा महंगी हो गई, हम गरीब लोग नहीं पढ़ पाएंगे। यहाँ ज्यादातर लोग सरकारी स्कूल में पढ़ के आए हैं, पढ़े नहीं पढ़े? कहां से? हम उन्हीं घरों से आते हैं। अब सरकारी शिक्षा जब खत्म हो जाएगी, प्राइवेटेशन शिक्षा कर दिया जाएगा, हम तो नौकरी पा गए, हमने तो पढ़ाई की, हमारा बच्चा वंचित हो जाएगा। ये निजीकरण के खिलाफ भी आपको खड़ा होना पड़ेगा। और आप अगर निजीकरण का विरोध नहीं करते, इसका मतलब अपने बच्चे के भविष्य के साथ आप खुद कुठाराघात कर रहे हैं। निजीकरण भारत, प्राइवेटेशन बड़े लोगों के लिए हो सकता है फायदेमंद, लेकिन हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। इसलिए आज आपको करना क्या है? आपको घर घर जाना है। पहला काम, क्योंकि टीचर हूं तो होमवर्क तो बिना होमवर्क के कैसे काम करें? बहुत छोटा होमवर्क, मोबाइल आप ले, आपके पास है। और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं, मैं इनसे भी कहना चाहता हूं, थोड़ा ढंग से आपने काम किया, समर्थन किया, मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन जिस ढंग से इस मुद्दे को आपको और तगड़े से और ताकत के साथ खड़ा करना चाहिए, उसको खड़ा करें, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। समझिए, ये जो वर्ग बैठा है ना, ये बड़े काम का है। संख्या में थोड़ा जरूर होता है। शिक्षक कर्मचारी के साथ जानते क्या समस्या आती है? शिक्षक कर्मचारी के साथ समस्या क्या आती है? नेता लोग हमको महत्व जानते क्यों नहीं देते? वो जानते अरे कितने हैं, इतनी बड़ी आबादी में कितने हैं। मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ, ये मोबाइल है, मोबाइल देख रहे हैं, इसमें बड़े एक्शन, रिएक्शन, फंक्शन तमाम तरह की है। पता नहीं कितना काम करता है, पता नहीं कितना काम करता है, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जानते हैं, इसमें एक छोटा सा सिम है, उसको निकाल लो, ये खोखा बंगाली है। आप काम क्या करिए, जाके 5 लाइन रोज लिखना है। क्या करना है? किसी की बुराई नहीं लिखो, मैंने कहता किसी की बुराई लिखो। रोज घर जाइए और समझाइए, ये लड़ाई हमारी सिर्फ पेंशन की नहीं है। आपका बेटा नौकरी की तलाश में है, नौकरियां खत्म हो रही है, एनएमओपीएस की लड़ाई लड़ रहा है, आपके बच्चे की लड़ाई, आप साथ दो, वो आदमी साथ देगा। 2 लोगों के घर चले जाइए और चाय उनका पीजिए, समय उनका लीजिए, विजन उनको बताइए, वोट फॉर ओपीएस के लिए तैयार कर दीजिए। अगर आपने कर दिया और वांछित परिणाम ला दिया, तो हिंदुस्तान की राजनीति में मुद्दा आधारित राजनीति होगा। और सबसे पहले अगर किसी पार्टी, किसी नेता लोग सबसे पहले किसी को ढूंढेंगे, तो किसी कर्मचारी का घर, किसी टीचर का घर ढूंढेंगे। इनको मिलाए रखना जरूरी है। करिए
और अभी इस आंदोलन को घर घर तक ले जाइए, जन जन तक ले जाइए, हर जिले, हर ब्लॉक, हर तालुका तक ले जाइए और वहां तक समझाइए। इस काम को आपको करना है, इस काम को आपको करना पड़ेगा। आपने मुझे सुना, इतना सम्मान दिया, इतनी इज्जत दिया, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। रात के बज चुके हैं 9 और फाइनली पहुंच गए हम रूम पे। रास्ते में जो है मेरा फ़ोन हो गया था स्विच ऑफ। बहुत थकान हो गई है, मेरी आंखें एकदम नींद से चूर चूर हो रही है और हम पहुंच के रूम में। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में और तब तक के लिए बाय बाय।